सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की की आज ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा भी हो सकता है। सारे इसके कंसेप्ट्स जितने भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि मैक्सिमम इसके कंसेप्ट, देखो सारे कंसेप्ट तो बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज नोम चॉम्स्की हैज रिटन मोर देन 150 बुक्स, राइट। तो जितने भी मैंने ये पाया है कि यूजीसी नेट में बार बार नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। जब से एनटीए ले रहा है तब से तो हर बार ही आ रहा है लगभग, है ना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना नोम चॉम्स्की को आज कवर किया जाए। बहुत मेहनत लगी इस लेक्चर में, 4-5 घंटे का समय मुझे लग गया समझने में। मैंने पूरी कोशिश की है समझने की और समझाने लायक समझने की, है ना, क्योंकि समझाने लायक समझने में बहुत वक्त लगता है, समझ तो फटाफट से आ भी जाता है। तो नोम चॉम्स्की की आज हम बात करेंगे। देखो, नोम चॉम्स्की इज स्टिल अलाइव एंड ही इज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, और हम कहे तो फिलोसोफर भी है, थिंकर भी है, थियरिस्ट भी है, सोशल क्रिटिक भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है और कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी है। ठीक है, कॉग्निटिव साइंटिस्ट। देखो, सबसे पहले समझो कि ये कॉग्निटिव साइंटिस्ट क्या चीज है, ये कॉग्निटिव साइंस क्या चीज है। कॉग्निटिव साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें कि 4-5 चीजें हमारे पास होती है। जैसे कि उसमें आपका लिंग्विस्टिक्स आ गया, उसमें आपका फिलॉसफी आ गया, उसमें आपका एंथ्रोपोलॉजी आ गया, ठीक है, उसमें आपका न्यूरोसाइंस आ गया। लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोसाइंस, और एक चीज है जो मैं भूल रहा हूं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये क्या है, कॉग्निटिव साइंस क्या है। कॉग्निटिव साइंस वो चीज है जिसमें कि ये सारी चीजें आती है। लिंग्विस्टिक्स आता है, फिलॉसफी आता है, एंथ्रोपोलॉजी, हाँ एक साइकोलॉजी याद आ गया, ठीक है, साइकोलॉजी। अब मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हुई है, छोटी सी ट्रेजेडी ये हुई है कि कल मैंने यही लेक्चर बनाया पूरे आधे घंटे का। कल ही पढ़ा है मैंने सारा, कल लेक्चर बनाया पूरा आधे घंटे का, लेकिन बाद में जो वो फाइल थी, वीडियो थी, वो करप्ट हो गई तो आज मैं लेक्चर दोबारा से बना रहा हूँ। पूरा ये आधे घंटे का हो सकता है लेक्चर, है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो जो मैंने कल पढ़ा था वही सारा मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो ये जो चीजें हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, इसे क्या कहते हैं? कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, कॉग्निटिव साइंटिस्ट था ये कौन? नोम चॉम्स्की। लिंग्विस्ट था, एक बहुत ही बड़ा, था नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव। ठीक है, अमेरिकन है, ध्यान देना है ना, और क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो ये कॉग्निटिव साइंस हमने समझ लिया, ठीक है। इसका एनालिटिक थियरी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एनालिटिक थियरी तो सिंपल सी वही होती है, एक ऐसी थियरी जिसमें आप एनालिसिस करते हो, ठीक है। चलो, तो नोम चॉम्स्की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसके कंसेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे कंसेप्ट्स आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मेरे साथ बने रहना, बोर नहीं होने का है आपने। और मेरे बारे में जानना है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कमेंट में कि भाई इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, हु इज ही तो मैं हर वीडियो में अपनी वो क्वालिफिकेशंस नहीं गिना सकता भाई, मेरे को पसंद नहीं है ये चीजें। आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर चेक कीजिए, ठीक है। चलो, तो नोम चॉम्स्की, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मार्कर दूसरा ले लेता हूं मैं। चलो, तो सबसे पहला जो इसका कंसेप्ट है, उससे पहले मैं आपको इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूं, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। ये इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। 1957 में ये आई थी, और मैक्सिमम जो मैं कंसेप्ट की अभी बात करूंगा, मैक्सिमम कंसेप्ट जो है इसी बुक में आए हैं, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स में, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। अब सबसे पहला जो कंसेप्ट है इसका, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ये ग्रामर की स्पेलिंग पे आपने ध्यान देना है। कई बार हम ज्यादातर लोग गलती करते हैं, ER लिख देते हैं लास्ट में, लेकिन इसकी स्पेलिंग AR है लास्ट में, ठीक है। ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन ग्रामर है, ग्रामर नॉट ग्रामर। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पता ही है क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन। किसी चीज से जब कोई दूसरी चीज निकल कर आती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी किसी और चीज में। ट्रांसमोग्रिफिकेशन भी है, एक लिटरेरी टर्म भी है, वो भी आप देख लेना, है ना। तो वो भी यही सारी चीजें होती है। जनरेटिव, जनरेटिव का मतलब है जो चीज, कोई सिंपल सा मतलब है, जब कोई चीज जनरेट होती है, कोई निकलती है, कोई चीज
पैदा होती है। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की जो थियरी इस नोम चॉम्स्की ने दी, इसका क्या मतलब था? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो ग्रामर है वो एक सिस्टम है, ठीक है, वो एक रूल्स का एक सिस्टम है, जिससे कि क्या होता है, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस निकलकर बाहर आता है, ठीक है, और वो पूरा मीनिंगफुल होता है और उससे रिलेटेड होता है। मतलब कि ग्रामर में वो कैपेबिलिटीज है, वो कैपेसिटीज है किसी चीज को जनरेट करने की और ट्रांसफॉर्म करने की, ठीक है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है। मैं आपको साथ साथ पढ़ के भी बताऊंगा इसकी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो मैं आपको साथ में पढ़ पढ़ के भी समझाता हूं। चलो अब ध्यान से सुनना, इसको TGG बोलते हैं शॉर्ट में, इज अ पार्ट ऑफ द थियरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर, राइट, स्पेशली ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस। अभी नेचुरल लैंग्वेजेस क्या है? नेचुरल लैंग्वेज होता है विच कम्स टू यू नेचुरली। फॉर एग्जांपल आई एम इन फॉरेन, ठीक है, मैं अमेरिका में हूं, तो मैं एक इंडियन हूं, तो अगर मान लो मुझे कोई मारता है तो मैं क्या करूंगा? अय्या अय्या बोलूंगा, या फिर मैं ममा बोलूंगा, कुछ ऐसा जैसे बोलते हैं आजकल हम, मतलब इंडियंस जो बोलते हैं आजकल, तो ये मम्मा वाला चला है, हम तो अय्या बोलते थे ठीक है। आउच जो है, आउच तो फिर इंग्लिश का वर्ड है। तो बात यह है कि दैट अय्या इज कमिंग टू मी नेचुरली, राइट, तो देर इज नथिंग विच आई हैव लर्नड, ठीक है, मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, दैट इज द थिंग विच इज नेचुरल इन मी, विच इज इनहेरेंट इन मी, तो वो होती है हमारी नेचुरल लैंग्वेज। इट कंसिडर्स ग्रामर टू बी अ सिस्टम ऑफ रूल्स। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में क्या होता है, ये कंसीडर करता है ग्रामर को क्या, एक सिस्टम है, किसका? रूल्स का, दैट जनरेट्स एग्जैक्टली दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स, जो कि जनरेट करता है वर्ड्स के उन कॉम्बिनेशंस को, किन कॉम्बिनेशंस को? ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, कि ये उन कॉम्बिनेशन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है जिससे कि आपका ग्रामेटिकल सेंटेंसेस जनरेट होते हैं, ठीक है, इन अ गिवन लैंग्वेज, एंड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिफाइंड ऑपरेशंस। उसमें एक ऑपरेशन का ये यूज करता है। अब वो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऑपरेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, टू प्रोड्यूस न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो सेंटेंसेस है उनसे एक नया सेंटेंस ये प्रोड्यूस करता है जो कि उसी से रिलेटेड होता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे ग्रामर में, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे मैं सौरभ हूं तो सौरभ रेड अ बुक, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव। अगर इसको पैसिव बनाना है तो द बुक वॉज रेड बाय सौरभ, तो मतलब कि बात वही है, सेंटेंस आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है और वो जो कॉम्बिनेशन है वो सेम है और आपस में ये रिलेटेबल है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर फिलहाल आप इतना सा समझ लीजिए। अभी इसके आने वाले जो मैं कंसेप्ट्स बताऊंगा उसके साथ साथ ये चीज भी आपको और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है जी। यूनिवर्सल ग्रामर इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रामर एक ये देखता है जीन्स कंपोनेंट्स। जीन्स आपको पता है एक इंसान से जो दूसरे इंसान में आते हैं, पापा से मम्मी में बोल रहा हूँ, पापा से बच्चे में आते हैं, ठीक है, या फिर मम्मी से बच्चे में आते हैं जीन्स। तो वो जो जीन्स है, कंपोनेंट्स है लैंग्वेज के, उसको स्टडी करता है, ठीक है। अब पहले तो लिंग्विस्टिक्स भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस के पास ही है। जानवर जो है वो इमोशंस तो उनके पास होते हैं बट दे लैक लैंग्वेज, राइट। तो उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो हमारी तरह बिल्ड नहीं हुआ है। तो हमें बायोलॉजिकली फिजिकली वो कैपेबिलिटीज है जिससे कि हम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं, राइट। तो यूनिवर्सल ग्रामर जो है, यूनिवर्सल ग्रामर को अगर मैं कहूं तो ये एक यूनिवर्सल चीज है जो कि सभी इंसानों में पाई जाती है। ये ब्रेन की वो फैकल्टी है, कि ब्रेन का वो पार्ट है जिसमें वो कैपेबिलिटीज है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की और लैंग्वेज को समझने की। तो जो लैंग्वेज वाली हमारे जो फैकल्टी है, या फिर उसे हम लैंग्वेज मॉड्यूल भी कहते हैं, लैंग्वेज फैकल्टी भी कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में है, इंसानों में जो इनहेरेंट है, जो कि सीखी नहीं जा सकती, जो नेचुरली वहां है, उसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया, इसमें बताओ क्या गलत है क्या सही है, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार ये इन की जगह ना एट आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ ग्रामर कि वेदर इन इज राइट और एट इज राइट, बट स्टिल आई हैव दैट गट फीलिंग दैट यस देयर शुड बी एट एंड नॉट इन। तो वो जो गट फीलिंग है वो क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रामर है। इसी को मेंटल ग्रामर भी कहा गया है, मेंटल ग्रामर। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से जुड़ा होता है, ठीक है। ये दिमाग की जो हमारी कैपेसिटी है
इननेट कैपेसिटी जो इनहेरेंट है हमें बायोलॉजिकली, उसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा है नोम चॉम्स्की ने। अब इसी को दो तीन चीजों के साथ इसने क्या किया है, कंट्रास्ट। जैसे कि इसको हम कंट्रास्ट कर सकते हैं, एक है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, तीसरा है आपका पेडागोजिकल। अब ये तीन चीजें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन जैसे कि डॉक्टर दवाई लिखता है, उसी तरीके से प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो चीज है जिसमें कि मैं आपको कहता हूं दैट द स्पेलिंग ऑफ सिंटैक्टिक इज SYNTACTIC, ये मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया कि ये इसकी स्पेलिंग है, देन आई प्रिस्क्राइब यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेम वर्ड, राइट। इफ आई से द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सिंटैक्टिक एंड नॉट साइंटैक्टिक, राइट, तो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूं कि ये चीज है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये इसकी साउंड होगी और ये इसकी स्पेलिंग होगी, राइट। वो है आपका प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है जिसमें कि यू आर डिस्क्राइबिंग द यूसेज ऑफ लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सो यू आर डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ लैंग्वेज इन माई एरिया और द डायलेक्ट वी यूज और हाउ वी यूज दैट लैंग्वेज, यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग दैट थिंग, राइट। तो जो आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है आपका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। पेडागोजिकल ग्रामर होता है पढ़ाई से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, पेडागोजी होती है टीचिंग। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, सो आई विल यूज another kind of language, I will modify my language just to influence you, just to convince you, so that you get influenced by my teachings, है ना, और आपका कुछ फायदा हो। तो मैं क्या करूंगा कि कुछ चीजों को ऐड करूंगा अपनी लैंग्वेज में, मतलब उसको और पॉलिश करूंगा, ठीक है। तो वो होता है आपका पेडागोजिकल ग्रामर, ठीक है। ये तीन चीजें आप ऐसे ही समझने के लिए मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यूनिवर्सल ग्रामर का मैं आपको पढ़ के बताता हूं डेफिनेशन, ठीक है। हाँ, अब सुनना है आपने, ठीक है। इट इज द थियरी ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज फैकल्टी, लैंग्वेज फैकल्टी जो दिमाग के अंदर मैंने बताया, यूजुअली क्रेडिटेड टू दिस मैन। द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ यूजी यूनिवर्सल ग्रामर इज दैट अ सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स आर इननेट टू ह्यूमंस, कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो पहले से ही वहां होते हैं, इननेट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब कि उसमें सेंसरी एक्सपीरियंस हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो हमारे अंदर नेचुरली होते हैं। विद मोर लिंग्विस्टिक स्टिमुलाई रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन देन अडॉप्ट स्पेसिफिक सिंटैक्टिक रूल्स दैट कन्फर्म टू यूनिवर्सल ग्रामर। जो एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, तो उस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो क्या सीखता है, वो ये जो सिंटैक्टिक रूल्स है वो उसके दिमाग में बैठ जाते हैं जब वो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है बचपन में, जो वो देख के सुन के कहीं से सीख रहा होता है, ठीक है। तो मेंटल ग्रामर भी इसे कहा जाता है, मैंने बता दिया। प्रिस्क्रिप्टिव PRESCRIPTI, हाँ ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने यहाँ ना, मुझे स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। चलो, तो यूनिवर्सल ग्रामर आपका हो गया ना। चलो, तो यूनिवर्सल ग्रामर आप समझ गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या है, ग्रामर के अंदर की चीज जिससे आप ट्रांसफॉर्म होता है कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में, जो कि उसी का कॉम्बिनेशन होता है। यूनिवर्सल ग्रामर आपको मैंने समझा दिया। दिमाग का खेल है सारा, ये यूनिवर्सल ग्रामर जो है दिमाग की गेम है सारी, ठीक है। चलो जी, अब क्या है कि चॉम्स्की ने कुछ हायरार्की दी थी हमें, जिसे हमने कहा चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की मतलब कि इसमें हम इतना डीप में गया, लेकिन मुझे लगा नहीं कि हमारे काम का है। सिर्फ हमें इतना आ सकता है कि चॉम्स्की हायरार्की क्या है, मतलब उसमें 4 चीजें इसने दी है, वो क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पहले है टाइप 0, फिर है आपका टाइप 1, फिर है आपका टाइप 2, फिर है आपका टाइप 3, ठीक है, टाइप 3। चलो जी, सिर्फ आपको मैं नाम बताऊंगा कि इनके नाम क्या क्या है हायरार्की के, ठीक है। तो ये एक इसने कहा है कि फॉर्मल ग्रामर कोई चीज होती है, उसमें जो कुछ हायरार्की हमें फॉलो करनी चाहिए, उनके ये नाम है। क्योंकि ये नाम आपको यूजीसी नेट में आ सकते हैं, हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाए, या फिर आपको क्रोनोलॉजी में आ जाए कि बताओ 4 ऑप्शंस आ जाए, उसमें 4 चीजें लिखी हो, बताओ कि इसकी हायरार्की, चॉम्स्की की हायरार्की कौन सी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है रिकर्सिवली एन्यूमरेबल। आपने सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है। RECURSIVELY एन्यूमरेबल,
ENUMERABLE, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल, टाइप 0, ठीक है। टाइप 1 है कंटेक्स्ट सेंसिटिव, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, कंटेक्स्ट सेंसिटिव। तीसरा है कंटेक्स्ट फ्री, मतलब कि टाइप 2, कंटेक्स्ट फ्री, ठीक है। फिर है आपका लास्ट रेगुलर, ठीक है जी। ये आपने याद रख लेने हैं। 4 जो हायरार्की इसने दी है, टाइप 0, 1, 2 एंड 3, दे आर नेम्स ओनली, यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स ओनली। इसकी और डेप्थ में मैं गया, बहुत टेक्निकल चीजें थी, कुछ न्यूमेरिकल जैसे थे, तो मुझे लगा नहीं कि हम लिटरेचर वालों के काम का है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना रहा हूं। एक लिंग्विस्ट मैं नहीं हूं, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो साथ साथ आप जुड़े रहो, बोर नहीं होना है। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आने वाले हैं जो आपको यूजीसी नेट में आएंगे ही आएंगे, हर बार आएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गई चॉम्स्की की हायरार्की, ठीक है। हायरार्की की स्पेलिंग देख लेना है ना, शायद यही होती होगी। चलो जी, अब नेक्स्ट जो है उसका सिर्फ आप नाम याद रख लो, वो है आपका मिनिमलिज्म प्रोग्राम। इसका सिर्फ नाम याद रख लो, ये भी इसी की टर्म है। अब मिनिमलिज्म प्रोग्राम, मिनिमलिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो मिनिमलिज्म होता है टू ओन समथिंग विच एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, ठीक है। सिर्फ उसी चीज को आपने ओन करना है, वही चीज आपकी जिंदगी में होनी चाहिए जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, जिसका कुछ आपको फायदा हो रहा है, जिसकी कुछ यूटिलिटी है, ठीक है। तो वो होता है आपका वो। तो मिनिमलिज्म प्रोग्राम इसकी एक टर्म है जिसको सिर्फ ये एक मोड ऑफ इंक्वायरी मानता है, किसको डेवलपमेंट क्या हुई है लैंग्वेज में, वो सारी चीजों में उसकी जो कुछ भी है उसके बारे में एक इंक्वायरी है, उसमें 2-3 क्वेश्चन ये बोलता है, वो है। तो मिनिमलिज्म प्रोग्राम, सिर्फ इतना सा आप याद रख लो, ठीक है। अच्छा, तो चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है जी। लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। इसमें लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस में, लिंग्विस्टिक्स तो आपको मैंने बता दिया क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन लैंग्वेज की, ठीक है, जिसमें जो कि बड़ी सिस्टमैटिक स्टडी होती है, राइट। तो अब उसकी परफॉर्मेंस, अब इसमें इसने 2 चीजों की बात की, ठीक है। पहला है कंपिटेंस, ठीक है, COMPETENCE। दूसरा है परफॉर्मेंस। कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना है, ठीक है। अब कंपिटेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, आई एम कंपिटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। आई हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, बट स्टिल व्हेन आई हैव टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, आई फेल, राइट। आई एम नॉट एबल टू यूज दैट लैंग्वेज इन अ वे दैट इट इज इन माई माइंड, ठीक है। कि मेरे दिमाग में बहुत नॉलेज है मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो मैं वो सारी बातें बोल नहीं पाता। बोलने का मतलब है परफॉर्मेंस, कि मेरी जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो मैं फेल हो जाता हूं, ठीक है। कंपिटेंस है आपकी नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। और परफॉर्मेंस है आपका एक कंक्रीट सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी से लड़ाई होती है एंड यू वांट टू से अ लॉट टू दैट पर्सन, बट स्टिल व्हेन यू गो टू दैट पर्सन एंड यू टॉक टू हिम और हर, देन यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग। आपको याद ही नहीं आता है कि इसको क्या बोलना है, ठीक है। आपका थत हो जाता है, यू फंबल अ लॉट। तो वो बात है कि आप परफॉर्मेंस में लैग कर रहे हो, कंपिटेंस आपको है, आपको नॉलेज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अगर मैं इसको फर्डिनेंड द सॉसर से मैं आपको रिलेट करके बताऊं तो उसका जो कंसेप्ट है लैंग, मैंने वीडियो बनाई है फर्डिनेंड द सॉसर पे, देख लेना, लैंग एंड पैरोल, ठीक है। लैंग एंड पैरोल ये सेम चीजें हैं। लैंग क्या है? एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है पूरा जनरल वे में। पैरोल क्या है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो लैंग्वेज का यूज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे कहते हैं पैरोल, ठीक है। तो उसी तरीके से ये परफॉर्मेंस भी है। परफॉर्मेंस भी हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होगी ना, एक कंक्रीट सिचुएशन में होगी, ठीक है, परफॉर्मेंस, राइट। तो ये चीज आप समझ गए। कंपिटेंस क्या है? आपकी नॉलेज, ठीक है, आपका एक जनरल वे में अगर हम कहें वो वाली आपकी नॉलेज, और परफॉर्मेंस है आप एक गिवन सिचुएशन में क्या कर रहे हो। तो उसी तरीके से लैंग्वेज के
पर्सपेक्टिव में भी मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज की हमें नॉलेज बहुत है, कंपिटेंस बहुत है, लेकिन परफॉर्मेंस में हम कहीं ना कहीं कई बार लैक कर जाते हैं। तो ये कंपिटेंस और परफॉर्मेंस की जो ये बात की है वो लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस के अंडर आती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, आई लैंग्वेज एंड ई लैंग्वेज, ये भी सेम चीज है, ठीक है। परफॉर्मेंस पैरोल ई लैंग्वेज एंड कंपिटेंस लैंग आई लैंग्वेज। जो आई लैंग्वेज भी इसे कहा गया है, ये भी शायद चॉम्स्की ने ही कहा है, ये तीन चीजों को रिलेट किया है। आई लैंग्वेज भी इसे ही कहते हैं, कहीं कंपिटेंस से रिलेटेड कोई आ गया लैंग से तो आई लैंग्वेज भी वही है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूं आपकी अच्छी समझ के लिए। कहाँ गए सजना? सजना यहाँ है। अब देखो आई और ई लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। सिमिलर टू परफॉर्मेंस कंपिटेंस डिस्टिंक्शन, आई लैंग्वेज इज द इंटरनलाइज्ड इननेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। आई लैंग्वेज क्या है? इननेट नॉलेज, ठीक है, अंदरूनी जो नॉलेज है हमारी नॉलेज, ठीक है, मैंने लिखा है लैंग्वेज की, उसे कहते हैं आई लैंग्वेज। एंड ई लैंग्वेज इज द एक्सटर्नलाइज्ड ऑब्जर्वेबल आउटपुट, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। एक परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करोगे ना आप, नॉलेज को कैसे ऑब्जर्व करोगे? कंक्रीट सिचुएशन में जो आप ऑब्जर्वेबल जो चीज है, एक्सटर्नलाइज्ड है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, वो है आपका ई लैंग्वेज। परफॉर्मेंस कंपिटेंस हो गया, लैंग पैरोल हो गया। लैंग पैरोल का भी सुन लो। लैंग क्या है? डिस्क्राइब्स द सोशल कंसेंसस ऑफ हाउ साइंस आर अप्लाइड, ठीक है। और पैरोल डिस्क्राइब्स द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग। लैंग का जो यूसेज है एक फिजिकल तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसे पैरोल कहते हैं, ठीक है। बस बात खत्म। ये नोम चॉम्स्की का ही है, आई लैंग्वेज एंड ई लैंग्वेज नोम चॉम्स्की का ही कंसेप्ट है, ठीक है। कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस भी इसी का कंसेप्ट है। लैंग एंड पैरोल फर्डिनेंड दे सोसर का कंसेप्ट है, जिसपे मैं वीडियो बना चुका हूं, आपने स्ट्रक्चरलिज्म में चेक कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जिस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। वो क्या है? वो है आपका मार्कर को क्या हो गया, डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ध्यान देना है। डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर। देखो डीप क्या होता है? मीनिंग होती है या साउंड होता है? ऑब्वियसली मीनिंग, ठीक है। मैंने किसी को बोला आई लव यू, उसका मतलब क्या है? उसका जो डीप उसका मीनिंग है ना, वो जो मैंने उसको साउंड बोला, जो आई लव यू की साउंड है, वो उसमें कोई डेप्थ नहीं है। डेप्थ किस में है? मीनिंग में, कि मैं अगले वाले को कितना चाहता हूं, महबूब को, ठीक है। तो वो जो महबूब है, उसको जो मैं चाहता हूं, मेरे दिल से जो काम हो रहा है, वो है मीनिंग, ठीक है। और यहां जो है, यहां आ जाएगा आपका साउंड, ठीक है। ये है इंटरनल, ये है आपका एक्सटर्नल, ठीक है जी। मीनिंग, साउंड, डिस्टिंक्शन बिटवीन मीनिंग एंड साउंड। डीप स्ट्रक्चर है एक लैंग्वेज में जो कंसेप्चुअल होता है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल होता है आपका, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये साउंड से रिलेटेड होगा। सरफेस मतलब कि ऊपरी सतह पे, डीप मतलब गहरा। जो एक लैंग्वेज में जो गहरा मीनिंग होगा, जो कंसेप्चुअल मीनिंग होगा, जो इंटरनल मीनिंग होगा, उसे हम कहेंगे डीप स्ट्रक्चर। और जो साउंड से रिलेटेड होगा, एक्सटर्नल चीज होगी, उसे हम कहेंगे सरफेस स्ट्रक्चर। ये बात की है नोम चॉम्स्की ने। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये भी आपने याद रख लेना, ठीक है। इसका भी आप चाहते हो तो मैं पढ़ के बता देता हूं, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन है, क्या बोलता है हमारा चॉम्स्की, सुन लेते हैं, ठीक है। तो चॉम्स्की क्या बोलता है? चॉम्स्कीज थियरी पॉजिट्स दैट लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ बोथ डीप स्ट्रक्चर्स एंड सरफेस स्ट्रक्चर्स। की लैंग्वेज में ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। आउटवर्ड फेसिंग सरफेस स्ट्रक्चर्स रिलेट फोनेटिक रूल्स इनटू साउंड। आउटवर्ड, एक्सटर्नल, ठीक है, आउटवर्ड फेसिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसको रिलेट करते हैं? फोनेटिक रूल्स को, ठीक है। तो साउंड को क्या कहते हैं? फनीम भी तो कहते हैं ना, या फिर फोनेटिक्स, इसको क्या कहते हैं? मॉर्फीम। मॉर्फीम होता है जो मीनिंग स्पेलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, मॉर्फीम, ठीक है। ये होता है फनीम। तो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये चीज आपने पढ़ी होगी, है ना। तो ये है आपका फोनेटिक रूल्स इनटू साउंड। व्हाइल इनवर्ड फेसिंग डीप स्ट्रक्चर्स रिलेट वर्ड्स एंड कंसेप्चुअल मीनिंग। इसमें क्या आते हैं आपकी? कंसेप्चुअल मीनिंग आता है आपका, और इसमें वर्ड्स भी आते हैं, वर्ड्स, क्योंकि मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, ठीक है।
अब मैं आपको इसकी बताता हूं कुछ बुक्स, और वो रैंडमली आपको मैं कुछ बुक्स बताता हूं। वैसे तो इसकी 150 बुक्स है, कितनी बताऊंगा मैं, है ना। आप गूगल पे सर्च करके आपको जो ठीक लगता है, जो बुक आपको लगती है कि मैं याद कर सकता हूं या सकती हूं, आप उसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं रैंडमली आपको 4-5 बुक्स इसकी बता देता हूं, ठीक है। आपका काम आसान हो जाएगा, आपको गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे आप सुन लो, ठीक है। नेसेसरी इल्यूजन्स, नेसेसरी इल्यूजन्स, इसकी डेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां दी नहीं है, आपने देख लेना। डेट्स इतनी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका एक ऐसे मैं बताना आपको भूल गया, उसका नाम है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। 1960 में ये ऐसे आया था, ठीक है। तो ये एक एंटी वॉर ऐसे था, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंटी वॉर था। और मैं कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो नोम चॉम्स्की जो था वो न्यू लेफ्ट से भी एसोसिएटेड था, जिसकी वजह से इसे कई बार कैद भी हुई। और इसके लेफ्टिस्ट जो आइडियाज थे वो मतलब आइडियाज इसके लेफ्टिस्ट थे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेलेक्चुअल्स मतलब एंटी वॉर के अगेंस्ट जो था ये ऐसे था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। मेरे मार्कर क्यों नहीं चल रहे बेचारे, चलो आई होप कि आपको दिख रहा होगा ना, फिर भी मैं साथ साथ बोल रहा हूं, आप लिख लेना। चलो इसकी और बुक्स आपको बताता हूं, देखता हूं कौन कौन सी हमारे काम की है ना। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं। लैंग्वेज एंड माइंड, लैंग्वेज एंड माइंड, ये आपने याद रख लेना है। थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट सा नाम लग रहा है, कुछ अच्छा सा नाम है, लैंग्वेज एंड माइंड, नोम चॉम्स्की, ठीक है। फिर आपका आगे चलते हैं, ऑन एनार्किज्म। अब ये जो एनार्किज्म है ये क्या है? एनार्की होता है, एनार्किस्ट होते हैं जो कि अथॉरिटी को बड़े स्केप्टिक तरीके से देखते हैं। स्केप्टिक मतलब दे डाउट, जैसे कि आजकल स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन सारे बंद हो गए, जैसे कोरोना की 3rd वेव शुरू हुई, रैलीज चल रही है, बसों में ट्रैवलिंग चल रही है, टूरिस्ट हमारे हिमाचल आ रहे हैं, अगर मैं हिमाचल की पर्टिकुलरली बात करूं, लेकिन हमारे जो स्कूल कॉलेजेस है, लाइब्रेरी है, वो सब कुछ बंद हो चुका है। तो एक स्केप्टिक जो होगा, यहां तक कि मैं खुद स्केप्टिक हो गया हूं, जो स्केप्टिक नहीं है वो भी स्केप्टिक हो गया अथॉरिटी के खिलाफ, कि सब कुछ चल रहा है, ठेके खुले हैं, बाजार खुले हैं, रैलीज हो रही है, लेकिन हमारी पढ़ाई रुक गई है। 2 साल की डिग्री 4 साल के लिए लटकी हुई है, रिसर्च डिग्री। तो वो एनार्किज्म वही है, ये भी एक एनार्किस्ट था, ठीक है। और ये इसी में आता है, एक जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो भी एनार्किस्ट होते हैं, जो कि अथॉरिटी पे डाउट करते हैं हर डिसीजन पे, कि इसने ये डिसीजन लिया है तो इसमें कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऑन एनार्किज्म, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। 1-2 बुक्स और बता देता हूं ना। मीडिया एंड कल्चर स्टडीज, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे नाम। कल्चरल स्टडीज पे भी मेरी पूरी लेक्चर सीरीज है, 8 लेक्चर्स की, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, ठीक है। ये इसकी बुक है। एक लास्ट